विकास की बात विधानसभा में नहीं होगी, राजनीतिक बातें विधानसभा में नहीं होंगी, तो कहाँ होंगी भाई? अपने मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा जी, लेकिन इसमें कानून तो नहीं बना सकते ना आप। कांग्रेस सरकार में ज्यादा अच्छी है और भाजपा विपक्ष में ज्यादा अच्छी है। अच्छा मुख्यमंत्री हुआ है, मैंने कहा अच्छा इस प्रदेश का भला वही मुख्यमंत्री कर सकता है, जो ये नहीं सोचा कि कल मैं मुख्यमंत्री रहूं या ना रहूं। जनता मूर्ख बनती है और भावेश माँ के जब हम मतदान करते हैं तो यही नतीजे होते। कैसे हो सकता है कि उत्तराखंड की सीमा में एक शादी ब्याह का अलग नियम हो और दिल्ली में अलग हो, उत्तर प्रदेश में अलग हो? ऐसे कैसे हो सकता है? तो हर आपको लगता है कि क्योंकि उत्तराखंड बनने से पहले जब उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा था उत्तराखंड, तब उन सरकारों में भी आप मंत्री रहे, आपने तमाम पोर्टफोलियो देखे, कहीं ना कहीं आपके अनुभव का फ़ायदा जो है उत्तराखंड नहीं ले पाया आप? हालांकि मैं जिस विभाग में रहा हूं, आपको ध्यान होगा, आप मुझे दिल्ली मिले थे, मैं जब हॉर्टिकल्चर के एग्रीकल्चर मिनिस्टर, मैंने आपने इससे पहले कभी नहीं देखा होगा, उसके बाद भी नहीं सुना होगा, मैंने एप्पल फेस्टिवल दिल्ली में करा, लखनऊ में करा। ये उत्तराखंड का सेब हिमाचल की पेटी में जा रहा, कश्मीर की पेटी में जा रहा, इससे बड़ी शर्म क्या हो सकती है भैया हमको? मैं जैसे हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर बना, मेरा डायरेक्टर हिमाचल के पेटी में जो है हर्षिल का सेब लेके आया मेरे को, मुझे शर्म लग गई। मैंने उसी दिन निर्णय किया नहीं कि मैं उत्तराखंड के सेब को जो है बंबई में, दिल्ली में प्रमोट करूंगा। फिर मैं हटा, अब वही का वही। तो मैं इसलिए मैंने रेशम मंत्री बना, मैंने गैरसैंण के विधानसभा सत्र में सारे विधायकों को शॉल और महिलाओं को शॉल और पंखियां दी, उत्तराखंड के रेशम से बनी पंखियां दी। मैंने एक हिमाचल जो है 30 मेट्रिक टन सिल्क पैदा करता था, हम 22 या 23 मेट्रिक टन पैदा कर रहे थे। मैंने एक ही साल में हिमाचल को पीछे छोड़ दिया और उससे आगे निकल गया। आपने पीछे छोड़ दिया हिमाचल को, लेकिन फिर हम आ जाते हैं भू कानून को लेकर या मूल निवास को लेकर तमाम जो बातें हो रही है उसको लेकर अभी भी हिमाचल को पीछे नहीं छोड़ पाए हैं। हिमाचल को ही फॉलो कर रहे हैं। जनता की डिमांड भी है कि भैया कानून हिमाचल जैसे ही बना दो, चाहे उसका नाम सख्त ना हो, लेकिन हिमाचल जैसा बना दो। मैं कह रहा हूँ ये तो यूसीसी को लेकर से जो प्रावधान है हरकदा, यूसीसी को लेकर प्रावधान जो है उसमें कहा जा रहा है कि 1 साल बाद आप स्थायी निवासी हो जाएंगे, कोई बाहरी नागरिक कोई भी यहाँ आएगा, तो कहीं ना कहीं लगता है कि इसके बाद वो स्थायी निवासी अगर हो जाएगा तो वो तो ज़मीनें खरीद पाएगा यहाँ पे, ऐसा है क्या? मैं एक निवेदन करूँ, ये बकवास है। ये दोनों बातें जो लाए, ये चाहे सीओ चाहे ये भू कानून हो, सिर्फ नारा है। मैं आपसे बता रहा हूँ, मैं आपसे कह रहा हूँ, पहले लोग कह रहे हैं पूरे देश में सबसे कम उम्र का मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी, और कहा जा रहा है कि पहला राज्य बन गया है, ऐतिहासिक, हिस्टोरिकल। अब हिस्ट्री को नकार रहे हैं, सरकारें पूछेगी नहीं आपसे? हाँ, क्या मैं सोचता हूँ मजाक उत्तराखंड के साथ कितना मजाक करोगे भैया? ये इससे क्या है, मुझे बता दो। यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं, मैं अभी नेट पे चेक कर लेना आप, यही भारतीय जनता पार्टी सरकार है 22 में ना दिल्ली में, इससे सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया कि इसमें जो है राज्य सरकार कानून नहीं बनाएगी। इससे केंद्र मोदी सरकार ने एफिडेविट दिया सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि वैसे भी यह संभव नहीं है। अब मैं आपसे एक नॉर्मल, एक कानूनवेता के रूप में नहीं, नॉर्मल आपसे कह रहा हूं, एक पत्रकार के रूप में नहीं, एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में नॉर्मल बोल रहा हूं। ऐसा नहीं हो सकता ना कि एक कानून उत्तराखंड, भू कानून तो चलो एक अलग चीज होगी, सामाजिक हिंदू मुस्लिम या ये जो कानून है, ये जैसे खून मर्डर करा किसने, ये तो नहीं हो सकता है कि उत्तराखंड में मर्डर करने वाले को फांसी दे जाए या जो उनका रस दे जाए और उत्तर प्रदेश में केवल 10 साल की सजा, ये तो नहीं हो सकता ना। अपराध पे जो सजा उत्तराखंड में होगी वही दिल्ली में होगी, क्योंकि कुछ चीजों में एक विधान आप कह रहे हैं, कुछ चीजों में कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है, कुछ समीपवर्ती जो दोनों सरकारों को है, कुछ राज्य सरकार को है। ठीक है, ये जो सामाजिक तानाबाना है, इस पे जो है राज्य सरकार को कानून, ये कैसे हो सकता है कि उत्तराखंड की सीमा में एक शादी ब्याह का अलग नियम हो और दिल्ली में अलग हो, उत्तर प्रदेश में अलग हो? ऐसे कैसे हो सकता है? और क्यों सुप्रीम कोर्ट में आपने एफिडेविट दिया? आप नेट, अच्छा मैं गलत बोल रहा हूं, अगर मैं गलत बोल रहा हूं आप नेट पे चेक कर लो ना
कि 2022 को जो है इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया भारत सरकार ने कि नहीं दिया कि इस पर राज्य सरकार को अधिकार नहीं कानून बनाने का। तो क्यों धोखा कर रहे हो उत्तराखंड के साथ भाई? क्यों बेवकूफ बना रहे हो पब्लिक का? क्यों ये देखो फिर तो अगर आप जब खारिज कर रहे हैं तो मुझे ये लग रहा है कि इसमें तो फिर बहस होनी ही नहीं चाहिए यूसीसी। जब आप लोग मान बैठे हैं कि यूसीसी का कोई आधार ही नहीं है, फिर कांग्रेस इतना प्रदर्शन क्यों कर रही है? कांग्रेस क्यों कह रही है कि लिव इन रिलेशनशिप डेस्टिनेशन बना दिया धामी सरकार ने? इसलिए कि उसमें कुछ चीजें ऐसे डाल दी ना कि जो मजाक वाली होती चीजें, जैसे अब यही जो आपका लिविंग रिलेशनशिप वाला, देखो अपने मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा जी, लेकिन इसमें कानून तो नहीं बना सकते ना आप इसमें कानून तो नहीं बना सकते ना। अब देखो हमारे हर धर्म की अपनी मान्यता है, हिंदू धर्म में अपने रीति रिवाज है, मुस्लिम धर्म में अपने रीति रिवाज है, ठीक है, एक कानून होना चाहिए सबके लिए। तो स्थायी निवासी वाला भी इस पर डाला गया है। हाँ, सबके लिए एक कानून होना चाहिए। अब वो भी गलत है। आप मुझे बता दो हिमाचल में मैं सरकारी नौकरी करूंगा तो मुझे वहां के स्थायी निवासी हो जाऊंगा क्या? मैं कश्मीर में अगर नौकरी करूंगा वहां स्थायी निवासी हो जाऊंगा क्या? मतलब क्या मजाक आप उत्तराखंड के साथ कर रहे हो? मतलब कह रहे मूल निवास मांग रहे थे, मूल निवास को एड्रेस नहीं किया गया और कहीं ना कहीं स्थायी निवासी जो 1 साल के बाद ही स्थायी निवासी बना रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं ये धोखा हो रहा है उत्तराखंड के लोगों के साथ। यूसीसी को लेकर ये बैकडोर एंट्री कर रहे हो आप स्थायी निवासी बना के। कहीं ना कहीं आप कह रहे हैं यहाँ के जो सीमित संसाधन है उत्तराखंड में, उन सीमित संसाधनों को भी कहीं ना कहीं खतरा है। बिल्कुल खतरा है। व्यापार करने के लिए कोई आ जाए कोई दिक्कत नहीं किसी को, उत्तराखंड को देगा ना, लेकिन तुम उसमें उत्तराखंड के लोगों के हित में तो सुरक्षित होने चाहिए ना। जैसे हिमाचल में मैंने अभी उदाहरण दिया आपको, आप देखो पोंटा साहिब में जितनी फैक्ट्रियां लगी हैं, ओनर कौन होगा? वो लोकल होगा, लैंड वो लोकल के नाम पर होगी, तो उनको फायदा होता है, पैसा उनका लग रहा है, उनको जमीन के बदले जमीन उनके नाम पर है। कि हमारी एग्रीकल्चर लैंड अगर पहाड़ों में है, कृषि योग्य भूमि अगर हमारी है, तो उन पर खेती कोई बाहर से अगर करे, लेकिन नाम पर उत्तराखंड के लोग रहे, नाम यहाँ मालिक ही रहे। ये बड़ा अच्छा। माना कोई चाय बागान लगा रहा है, माना लगाए, पैसा लगाए, वो चाय बागान पार्टनर होगा, वो मालिक नहीं होगा, पार्टनर होगा। ठीक है, बड़ा अच्छी बात की। और हरक एक सवाल मेरा और है, आपने तो बता दिया आप राजस्थान से आए हैं, हम भी शायद वहीं कहीं से आए होंगे ऐसा लग रहा है जब बता रहे। तो ये सचिव क्योंकि विधानसभा के अंदर चला है और ये बड़ा बहस का विषय बना रहा। प्रेमचंद अग्रवाल जो संसदीय कार्य मंत्री भी हैं और कैबिनेट मंत्री भी हैं, और उन्होंने कहा कि अब साले या सारे जो भी कहा ये तो वही जाने, स्लिप ऑफ टंग था या जानबूझकर कहा गया, लेकिन जनता ये भी कह रही है क्योंकि पिछली जो पृष्ठभूमि उनकी देखी गई तो कहीं ना कहीं कहा गया कि उनकी जो मार पिटाई के वीडियो पीछे वायरल हुए हैं, जो पीछे जो वीडियोस हुए, और जो वहाँ मेयर चुनाव हुआ वो उससे कहीं ना कहीं वो डिस्टर्ब थे। जो ऋषिकेश का चुनाव हुआ, प्रतिष्ठा का सवाल बन गया था प्रेमचंद अग्रवाल खुद के लिए। उसके बाद उन्होंने विधानसभा के अंदर कहा साले पहाड़ी, हालांकि बाद में बोला गया साले पहाड़ी नहीं था, सारे पहाड़ी था, कि ये दूसरे राज्यों से यहाँ खुद आए हैं, तो यहाँ का है कौन? तो इसको आप किस रूप में देख रहे हैं आप? देखिए मैं सोचता हूँ जो भी हो रहा है वो अच्छा नहीं है। देखिए हालांकि प्रेमचंद अग्रवाल ने जो बात बोली कई बार मेरे मुंह से भी निकल जाता, बात तो सच है। देखो हालांकि उन्होंने मुझे जो लगा कि पहाड़ियों को सीधे सीधे गाली नहीं दी है, लेकिन इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। कई बार मेरे मुंह से भी निकल जाता, मैं तो अब एक अस्त में मैं दूसरों को क्या बोलूँ भैया। हम लोग जो है हम अब मैं प्रेम अग्रवाल की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हम पहाड़ियों के मुंह पे तो कई बार ये जो साला शब्द है ये पता नहीं क्यों हम बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन फ्लो में कई बार हमारे मुंह से निकल जाता है। लगता है कि माफ़ी मांग लेनी चाहिए थी सामने आके, चलिए स्लिप ऑफ टंग था, माफ़ी मांग लेता हूँ। माफ़ी मांग लेनी चाहिए, माफ़ी मांग लेनी चाहिए। और मैं सोचता हूँ बचना चाहिए इन सब चीज़ों से। देखिए ये उत्तराखंड है, जो यहाँ उत्तराखंड देखो, क्योंकि जब हमने हरिद्वार को उत्तराखंड में सम्मिलित कर दिया, जब हमने उधम सिंह नगर को हरिद्वार में उत्तराखंड में सम्मिलित कर लिया, तो उधम सिंह नगर में रहने वाला भी जो यहाँ पहले से रह रहा है वो भी मूल निवासी है। जो हरिद्वार में भाई चाहे हरिद्वार वाले आए होंगे, चाहे हम आए आज से 200 साल 400 साल पहले, हो सकता कहीं से आए होंगे, कोई राजस्थान से आए, कोई बंगाल से आए, कोई महाराष्ट्र से। आपने ना प्रेमचंद अग्रवाल की जो नॉलेज थी उन पर मोहर तो आपने लगा दी। नहीं ये तो सच है ना। मैंने जैसे अपना अध्ययन किया, मैं अभी राजस्थान चुनाव में ऑब्जर्वर था, तो मैं वहाँ बोलता था भाई मैं तो इसी धरती से गया हूँ, और मैं तो पूरा अपना इतिहास खंगाला ना,
कि हम पहले चंबा टीरी दिखोली गांव, हम दिखोले रावत हैं, तो दिखोली में आए, फिर वहाँ से डुगरेपंथ धारी मंदिर के पास दिखोली है, फिर वहाँ शिफ्ट हुए, उनमें से 1-2 परिवार हम अपने गैड गांव में आ गए। तो मैं तो अपनी पूरी हिस्ट्री रखता हूँ कि हम कहाँ से आए क्या हैं, क्योंकि रावत लोग कई जगह ओबीसी हैं, कई रावत एससी भी हैं। यूपी में भी रावत है, यूपी में रावत अलग अलग हैं, राजस्थान में भी रावत है। हाँ और वहाँ भी अलग अलग है। कुछ जगह रावत जो है एससी हैं, कुछ जगह रावत ओबीसी हैं, कुछ जगह रावत जो है क्षत्रिय हैं। तो हम अजमेर की तरफ से आए हैं जहाँ रावत लोग क्षत्रिय हैं। तो देखिए, इसी को लेकर मेरा सवाल है, आपने कहा कि रावत क्षत्रिय हैं, कई ओबीसी हैं, कई एससी हैं, तो इसी को लेकर अभी जब ऋषिकेश में जो चुनाव हुआ, इसको लेकर बड़ी बातें चली कि पासवान जो हैं वो जो भी हैं, लेकिन बोला ये जो है हर राज्य का एक क्षेत्रीय वाइज एक देखा जाता है। मुन्ना सिंह चौहान ने भी एक चीज़ इसी को लेकर कही, जरूरी नहीं है कि यहाँ रावत अगर जनरल कैटेगरी है तो देश के किसी और राज्य में भी वो जनरल कैटेगरी में ही आएंगे, वो किसी और कैटेगरी में भी आ सकते हैं। जरूरी नहीं है कि वहाँ पे कोई एससी हो तो वो यहाँ के लिए भी एससी हो, ज़रूरी नहीं है। इसको लेकर भी बड़ी राजनीतिक हलचलें हुई है। बिल्कुल ये बात सही है। एक बार जब यूपी में मतलब एक आधार नहीं हो सकता कि कोई अगर बिहार में कोई अगर शेड्यूल कास्ट है तो वो यहाँ के लिए भी शेड्यूल कास्ट माना जाए। बिल्कुल, ये मैं एक चीज़ बता रहा हूँ कि रावत यूपी के अंदर एससी हैं, कई जगह ओबीसी हैं। तो जब हम उत्तर प्रदेश के हिस्से थे उस समय गढ़वाल के कई रावतों ने मेरे से कहा, और गए भी डीएम में धरने प्रदर्शन भी किए कि हमको भी एससी का आरक्षण दिया जाए, लेकिन सरकार ने उसको नहीं माना, क्योंकि उत्तराखंड में जो रावत हैं वो भोटिया रावतों को छोड़कर, अब जैसे भोटियों में रावत है वो एसटी हैं वो भी रावत, उनको मिला हुआ, लेकिन इसलिए नहीं कि भोटिया रावतों को अगर आरक्षण मिला एसटी का तो हम रावतों को मिल जाए, वो तो अलग अलग है ना। तो इसमें भी सरकार को चर्चा करनी चाहिए, जो एक क्योंकि जो क्षेत्रीय वर्गीकरण जो हो रहा है राज्य के अंदर, इस पर भी एक चर्चा होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल हो जानी चाहिए, लेकिन मैं एक भू कानून को लेकर, या जो इन्होंने प्रेम अग्रवाल जी ने जो बातें करी, प्रेम अग्रवाल जी को इन चीज़ों से बचना चाहिए। मैं एक बता दूँ, ऋतु खंडूरी भूषण जी को, वो उनका भी एक स्टेटमेंट आता है कि लखपत बुटोला जब कांग्रेस से विधायक है बद्रीनाथ से, जहाँ से बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं महेंद्र भट्ट, उनका भी क्षेत्र है, वो वहाँ से विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं। अब उस क्षेत्र से लखपत सिंह बुटोला जो हैं वो विधायक हैं कांग्रेस से, वो जब जाते हैं और कहते हैं कि पहाड़ियों को लेकर जो शब्द कहे हैं प्रिंस अग्रवाल ने, उसको लेकर जब सवाल उठाते हैं तो ऋतु खंडूरी भूषण की तरफ से आता है कि आप बैठ जाइए, यहाँ पर राजनीति मत करिए, ये राजनीति की जगह नहीं है। देखिए इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, लखपत बुटोला पहली बार विधायक आया, लेकिन बहुत अच्छी परफॉर्मेंस, क्योंकि मैं तो लीडर ऑपोजिशन भी रहा हूँ, एक नए विधायक के रूप में उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। वो कोई बात उठा रहा था, विधानसभा अध्यक्ष को सुननी चाहिए थी, और सुनने के बाद या तो कह देते कि 0 आवर्स में किसी नियम के तहत, ये कह देती कि आप किसी नियम के तहत जो है इसको आप उठाएंगे तो मैं जरूर सुनूंगी। लेकिन इस तरह विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी की, ये पद की गरिमा को खराब करना, मतलब मुझे पहली बार लगा कि कोई विधानसभा अध्यक्ष इस तरह भाषा का, इस तरह के उसका प्रयोग कर सकता है। अब भाई राजनीतिक बातें वहां नहीं होंगी विधानसभा में, तो कहां होंगी भाई? मुझे बता दो। राजनीतिक कार्यकर्ता, विधायक जो राजनीतिक करके आया है, जीत के आया है, तुम्हारी पार्टी के आदमी को हरा के आया है, वो राजनीतिक बात वहां विधानसभा में नहीं करे। विकास की बात विधानसभा में नहीं होगी, राजनीतिक बातें विधानसभा में नहीं होंगी, तो कहां होंगी भाई? हाँ ठीक है, वो कह सकती थी कि भाई अभी मैं दूसरे विषय पे बात कर रही हूं, आप इसको अगर आपको उठाना है तो किसी नियम के तहत आप इसको उठा लिए, 0 आवर्स में, शून्यकाल में उठा लें। अभी कह रहे संयम बरतना चाहिए था, विधानसभा जो अध्यक्ष हैं, जो स्पीकर हैं, उनको भी संयम बरतना चाहिए था, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल मैं तो देख रहा हूं कि ये विधानसभा की मजाक हो रखी भाई। इससे अच्छी तो ग्राम सभा की सभा चलती है। ऐसे तो ग्राम प्रधान का व्यवहार भी नहीं होता खराब, जिस तरह माना ये विधानसभा अध्यक्ष का, या जिस तरह माहौल बना रहे हैं ये विधानसभा के, इसकी गरिमा खत्म हो रही भाई। ये इन्होंने ऐसे बना दिया,
एक तो क्या हो गया, मैं सोचता हूँ कि ये सोशल मीडिया और उसमें हाईलाइट होने के लिए भी कुछ लोग अपने को जरा कुछ ज़्यादा ही कुछ अति कर दे रहे हैं भाई। मतलब ऐसा व्यवहार दिखा रहे हो आप, जानबूझ के ड्रामा कर रहे हो, ये नौटंकी है। मैं कहूँ ये घृणित काम है, मैं सोचता हूँ ये नहीं होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए। ये यार उत्तराखंड हमने क्यों बनाया ये? अब देखो मेरे मुंह से यार निकल गया, ये अब कई बार निकल जाता है। हमने उत्तराखंड किसके लिए बनाया? हमने उत्तराखंड के लिए हमने सोचा था कि भाई हम पे इतना अच्छा वाइल्ड लाइफ है, हम पे वो एडवेंचर टूरिज्म है, हम पे प्राकृतिक टूरिज्म है, हम पे धार्मिक पर्यटन है, हम पे नदियां हैं, हम पे खनिज संपदा है, हम पे जंगल है। मैं कह रहा हूं कि उत्तराखंड, मैंने एक बार, मुझे आज भी याद है 25 अगस्त 1994 को मैंने उत्तर प्रदेश की विधानसभा में, जब ये उत्तराखंड आंदोलन हुआ था, तब मैंने भाषण में कहा था कि अगर उत्तराखंड का हमने सही से नियोजन किया, प्राकृतिक संसाधनों का सबसे सही से उपयोग किया, दुरुपयोग नहीं, सही प्लानिंग, प्राकृतिक संसाधनों का सही उपयोग, मानव संसाधन का सही उपयोग अगर हमने किया, तो ये उत्तराखंड राज्य अपने राज्य बनने के 10 सालों में हिंदुस्तान का सबसे संपन्नशाली राज्य होगा। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है ना, हमने इसे प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग तो किया है, उपयोग नहीं किया, सदुपयोग नहीं किया। कोई प्लानिंग नहीं की, हमने योजना नहीं बनाई। हमने एक सड़क मांग रहा कोई, मेरा वो प्रधान या वो गांव में रहने वाला मेरा विधायक जी के नजदीक है तो दे दी सड़क। ये नहीं देखा भाई कि एक परिवार के लिए हमने 15 किलो सड़क दे दी, पूरा पहाड़ खोद डाला। ये हुआ है उत्तराखंड के अंदर। हम प्लानिंग ही नहीं कर रहे भाई, हम योजना ही नहीं बना रहे। हम उत्तर प्रदेश की तर्ज पे ले जा रहे हैं इस उत्तराखंड को। यहां बहु बेटियां हमारी सुरक्षित नहीं, यहां अंकिता की हत्या हो गई। तो हम आज अगर ये उत्तराखंड का नाम बचेंद्र पाल के कारण हुआ था, रितिल रोतले के कारण था इसका नाम, गौरा देवी के कारण था इसका नाम, जनरल बिपिन रावत के कारण था, जनरल जोशी के कारण था, हमारे जो है डोभाल जी की वजह से आज हमारा सम्मान बढ़ा देश के अंदर, हेमचंद्र बौड़ा जी के कारण पॉलिटिकल में हमारा, राजेंद्र तिवारी जैसे, गोविंद बल्लभ पंत जैसे लोगों के कारण हमारा सम्मान बढ़ा था। कि हमने देश की सुरक्षा से लेकर, देश की सुरक्षा से लेकर, देश की राजनीति से लेकर, देश की ब्यूरोक्रेसी से लेकर, वैज्ञानिक से लेकर, एडवेंचर टूरिज्म ट्रैकिंग से लेकर हमारा नाम था। आज हम उत्तराखंड बनने के बाद तो नाम ही डुबो दिया हमने अपना। हम कहां ले जा रहे हैं इस उत्तराखंड को? और ये मैं केवल कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूं, ये दुर्भाग्य हो गया। ये छोटे प्रदेश का जो नाजायज फायदा उठा रहे हैं ना, ये हर चीज को राजनीति से जोड़ रहे हैं, हर चीज को कि बीजेपी कांग्रेस। अरे भाई, ये चाहे धामी करे चाहे हरक सिंह करे, चाहे सवाल तो उठेंगे ना कि एक टाइम ये कि माना जाता है कि जब हम राजस्थान की राजनीति में, मुझे याद है जब वसुंधरा राजे सिंधिया जब सीएम थी, हमने एक वहाँ की जनता से पूछा कि सरकार किसकी आ रही है इस बारी। अशोक गहलोत की सरकार से पहले की बात बता रहा हूँ मैं, जब वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री थी। सरकार किसकी तरफ आ रही है, हमने कोई परिचय नहीं दिया, हम एक आम आदमी की तरह मिले वहाँ पे। तो एक बात निकल के आई, उन्होंने अपनी राजस्थानी भाषा में एक कहा, जिसका हिंदी अनुवाद बता देता हूँ, रोटी को समय पर पलट दिया जाए तो रोटी सही पकती है, नहीं तो रोटी जल जाती है। यानी कि राजस्थान में ये माना जाए, उन्होंने इनडायरेक्टली बता दिया कि वसुंधरा राजे हैं, इस टाइम गहलोत सरकार आएगी। यूपी की, उत्तराखंड की राजनीति में भी यही हुआ है। इस बार का दौर छोड़ दिया जाए तो हमेशा एक टाइम कांग्रेस, एक टाइम बीजेपी, बारी बारी से जनता ने दोनों को मौका दिया है, तो सवाल तो उठता ही है ना। मैं भी इसी पक्ष कर रहता हूँ। लंबे समय तक जब कोई पार्टी सरकार में रह जाती है तो उसको घमंड हो जाता है, वो घमंडी हो जाती है, उसके नेता भी घमंडी हो जाते हैं, कार्यकर्ता को भी घमंड हो जाता है, और उससे जनता मूर्ख बनती है। और भावेश माँ के जब हम मतदान करते हैं तो यही नतीजे होते हैं। हिमाचल ने बदला ना, आपने इतिहास को नहीं तोड़ा हिमाचल ने ना। हमेशा अच्छी सरकार वो नहीं होती कि जो 25 साल चले, 50 साल चले। मैं राजनीति का शास्त्र का विद्यार्थी नहीं हूं, लेकिन राजनीति की है, सामाजिक कार्यकर्ता रहा हूं। मैंने एक दिन किसान भवन में कहा था, हरीश रावत मुख्यमंत्री थे, मैंने कहा था अच्छा मुख्यमंत्री वो नहीं है कि जो 25 साल मुख्यमंत्री रहे या 10 साल मुख्यमंत्री रहे।
अच्छा मुख्यमंत्री हुआ है। मैंने कहा अच्छा इस प्रदेश का भला वही मुख्यमंत्री कर सकता है जो ये नहीं सोचा कि कल मैं मुख्यमंत्री रहूं या ना रहूं। जो ये सोचेगा यार मैं मुख्यमंत्री से हट तो नहीं जाऊं, वो नहीं कर सकता, निर्णय नहीं ले सकता उत्तराखंड में। वही ले सकता है जो सोचा कल मैं मुख्यमंत्री नहीं रहूंगा लेकिन उत्तराखंड के हित में मुझे ये निर्णय लेना है। बहुत अच्छे विचार है। लेकिन इसी विचार पे एक सवाल, मेरा आखिरी सवाल ले लेता हूँ आपसे। आज के जो परिप्रेक्ष्य में कांग्रेस को, क्योंकि आप बीजेपी सरकार में भी आपने इलेक्शन मीडिया स्ट्रेटेजी देखी है और कांग्रेस सरकार में तो देखते ही रहे हैं, तो इस स्ट्रेटेजी के बीच आपको क्या लगता है, क्योंकि दोनों स्ट्रेटेजी आपने देख ली है, 19-20 सब जानते हैं, अगर आज की डेट में अगर कांग्रेस को रिवाइव करना है, क्योंकि नगर निकाय के जितने चुनाव थे, नगर निगम की सारी सीटें गंवा दी कांग्रेस ने, ऐसे में आज के समय में अगर कांग्रेस को रिवाइव करना है तो 3 मूल मंत्र बता दीजिए अपने कार्यकर्ताओं को कि कांग्रेस कैसे रिवाइव करेगी। देखिए उत्तराखंड सामाजिक दृष्टिकोण से कांग्रेस के पक्ष की भूमि है। देखिए लाख हमको साहब जातिवाद नहीं होगा, धर्मवाद नहीं होगा, लेकिन सोशल इक्वेशन के हिसाब से उत्तराखंड जो है कांग्रेस की पृष्ठभूमि का प्रदेश है। या कांग्रेस को जो जनहित के मुद्दे हैं उस पर हमको बहुत आक्रामक, देखिए मैं एक चीज बताता हूं, पॉलिटिक्स में मैं सक्सेस क्यों होता हूं, केवल मुख्यमंत्री पद छोड़ दिया जाए तो लोग जो एक बार विधायक बनने के लिए तड़प जाते हैं। हरक सिंह रावत 6 बार विधायक रह गए ना। हरक सिंह रावत 27-28 साल की उम्र में मंत्री उत्तर प्रदेश बन गया ना। अगर मेरे मुख्यमंत्री की उपलब्धि छोड़ दी जाए कि भाई मुख्यमंत्री नहीं बना, तो हरक सिंह रावत उत्तराखंड में चार इस बार नहीं लड़ा, चारों चुनाव जीता ना, अलग अलग विधानसभा से जीतता हूं ना। क्यों जीतता हूं? कारण क्या है कि लोग राजनीति में यह जरूरी है कि देखो बहुत सिंपल सी बात है, लड़ाई हो रही है, हमेशा डिफेंसिव व्यक्ति जो है जीत नहीं सकता, वीरेंद्र सहवाग भी बनना पड़ेगा, ऑफेंसिव बनना पड़ेगा। मतलब वीरेंद्र सहवाग भी बनना पड़ेगा आप कह रहे हैं। ये मैं मिलिट्री साइंस का विद्यार्थी हूं और मैं कह रहा हूं आप डिफेंसिव हो गए ना तो आप विन नहीं कर सकते। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, 2 लोगों की लड़ाई हो रही, एक आदमी बचा रहा है अपने आप को, यूं बचा रहा है तो कहीं ना कहीं लगी जाएगी उसको, लेकिन जो मार रहा है वो उसको तो नहीं लगेगी ना, क्योंकि वो तो उसको तो कोई मार ही नहीं रहा है, वही मार रहा है जिसको। तो कांग्रेस को ऑफेंसिव होना पड़ेगा। और दुर्भाग्य क्या है कि हम आपस में जिस तरह कांग्रेस में सब लोग मिलकर अगर करें टीम वर्क, दूसरा संगठन को खड़ा करना पड़ेगा। बीजेपी वाले क्या करें, शोषलेबाजी करते हूं। मैं तो बीजेपी में रहा हूं, मैं जानता हूं उनका कुछ नहीं है, उनका कोई कार्यकर्ताओं का काम नहीं होते। बीजेपी के सारे लोग नाराज हैं। मैं आज का हूं, मैं बीजेपी सरकारी मंत्री रहा हूं, मैंने आज नहीं कह रहा हूं मैं इस बात को, मैंने यमुना कॉलोनी में अपने निवास पे, सरकारी निवास पर बीजेपी की सरकार में मंत्री रहते हुए मंत्री पद से सरकार चुनाव से 1 साल पहले कहा कि मैं सबसे फेल मंत्री अगर कभी रहा हूं तो बीजेपी सरकार में रहा हूं। उनके यहां काम ही नहीं है। मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं बीजेपी में काम करने का तरीका क्या है। माना एक मरीज है हॉस्पिटल में, उसको अचानक ऑक्सीजन की जरूरत है, जैसे कोविड में ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती थी, सांस रुक जाती थी, ऑक्सीजन की जरूरत है। तो अब बीजेपी की सरकार होगी तो उनसे कहा जाएगा भाई इसको ऑक्सीजन लगाना है मरीज को, तो कहेंगे भाई मुख्यमंत्री से पूछो, स्वास्थ्य मंत्री से पूछो। स्वास्थ्य मंत्री कहेगा मुख्यमंत्री से पूछो लगाना है नहीं लगाना ऑक्सीजन। मुख्यमंत्री कहेगा भाई वो प्रदेश अध्यक्ष भाजपा से पूछो, प्रदेश अध्यक्ष कहेगा संगठन मंत्री भाजपा से पूछो, संगठन मंत्री कहेगा प्रांत प्रचारक से पूछो, वो कहेगा जिला प्रचारक से पूछो, विभाग प्रचारक से पूछो, विद्यार्थी पद से पूछो। वो जब तक ऑक्सीजन सिलेंडर स्वीकृत होगा तब तक उसकी लाश राख भी बह चुकी होगी हरिद्वार में। काम निर्णय नहीं करते वो लोग। तो कांग्रेस में क्यों रिवाइव नहीं कर रही है कांग्रेस? मैं कहना चाह रहा हूं दोनों का। मैंने अभी दिल्ली में अपनी पार्टी नेताओं से कहा कांग्रेस सरकार में ज्यादा अच्छी है और भाजपा विपक्ष में ज्यादा अच्छी है। भाजपा वालों नौटंकी करना खूब आता है, मुर्दाबाद करना, जिंदाबाद। मैं जो भी नारा लगाता हूं क्योंकि ये मैंने भाजपा से सीखा, मुर्दाबाद जिंदाबाद करना। भाजपा जाके भी आपने कुछ ना कुछ सीखा है, सीखना चाहिए, पॉलिटिकल कार्यकर्ता सीखता ही है। भाजपा विपक्ष में बहुत मजबूत है और कांग्रेस जो है विपक्ष में कमजोर है।
कांग्रेस को अच्छी सरकार चलाना, अच्छे निर्णय कर सकती है। तिवारी जी के टाइम पर अच्छा काम हुआ, विजय के टाइम पर अच्छा काम हुआ, हरीश रावत के टाइम पर अच्छा काम हुआ। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि कांग्रेस को भी जो है हमको ये भूल जाना चाहिए कि हम सरकार में रहे। कभी कभी मुझे अभी लोग कहते हैं हरक सिंह तुम अभी 60 साल की उम्र में भी, 60 से ज्यादा उम्र होगी, तो लगते हैं हरकदा 45 के हैं इस टाइम, ये भी कहते हैं सब। कोई बात नहीं, अच्छी बात है ना। लोग कहते हैं 9 बार मैं मंत्री रह गया। अब अगर आप देखोगे, देखो सुनो, कल्याण सिंह साहब मंत्री रहा, फिर मायावती साहब खादी ग्रामोद्योग बोर्ड चेयरमैन रहा, मंत्री रहा, फिर तिवारी साहब मंत्री रहा, फिर विपक्ष नेता भी मंत्री होता है, फिर विजय बंगड़ साहब मंत्री, फिर मैं हरीश राव साहब मंत्री, फिर त्रिवेंद्र राव साहब मंत्री, फिर ये तीरथ साहब 3-4 महीने के लिए मंत्री, फिर धामी साहब मंत्री, मतलब 2 मुख्यमंत्री बन के सब कुछ। हाँ, मतलब इतनी बार कोई मंत्री रहे। लेकिन इसके बावजूद भी जब मैं मंत्री हूं तो मंत्री की तरह काम करता हूं, लेकिन जिस दिन मैं विपक्ष में हूं मैं भूल जाता हूं कि मैं मंत्री रहा हूं, मैं क्या रहा हूं क्या नहीं रहा हूं। मैं तो उस दिन एक कार्यकर्ता की तरह जो है सड़कों पे नारे लगाता हूं। देखा है हमने। अब हर कांग्रेसी को यह घमंड नहीं होना चाहिए कि मैं तो यार मंत्री रहा हूं, मैं कैसे नारे लगाऊं, मैं कैसे धरने पे बैठूं। ये हम जिस दिन कांग्रेस का हर कार्यकर्ता, बड़ा से लेकर छोटा कार्यकर्ता, हम ये करने, दूसरे एक के बीजेपी तरह नोटंकी करनी पड़ेगी। भाई वो आर्मी वाले कोई रिटायर हो रहा है, वो उसके गमछा डालते हैं, फोटो सोशल मीडिया डाल देते हैं, और वो नहीं बदलता भाई साहब। फिर मैंने अभी इस केस में गया था, मैंने वहां अपने जयेंद्र मोला से भी मिले थे मुझको कार्यकर्ता, मैंने उनसे कहा भाई लिस्ट बनाओ, कौन टीचर रिटायर हो रहा है, कौन फौजी रिटायर हो रहा है, पता होता गांव में मोहल्ले में कौन रिटायर हो रहा है। जैसे रिटायर हो बधाई देने चलो, अरे भाई आप रिटायर हो के आ गए, उसे गले में दुपट्टा डाल दो, कांग्रेस का फोटो खिंचाओ, सोशल मीडिया। मैंने कहा तुम तो बदल दोगे, कांग्रेस छोड़ दोगे। वो नहीं छोड़ने वाला, वो कहेगा नहीं भैया तो मैं तो कांग्रेस से हूँ। वो अपना पेट्रोल फूकेगा, कहीं मीटिंग में जाना अपना स्कूटर अपना तेल फूकेगा, कार पर अपना तेल फूकेगा, और आपको एक कार्यकर्ता मिल गया। अब महिलाओं को जोड़ो, कोई देखो कोई इस परिवार की महिला अच्छी है, अब उसके बच्चे वगैरह जो है सेटल हो गए, तो उससे कहो भाई अब बच्चे तुम्हारे पढ़ लिख गए, अब आप समाज को टाइम दे दो। जैसे मंदिर में जाते हो पूजा अर्चना करने के लिए, ऐसे थोड़ा ये भी एक पूजा अर्चना है, समाज का काम करना भी एक पूजा अर्चना है। इससे बड़ी पूजा नहीं हो सकती कोई। लोग राज के राजनीति बेकार है। अरे भैया जब हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की जरूरत है तो वो भी राजनीति तय करती है। हॉस्पिटल बनने, सड़क बननी, स्कूल बनने, सब कुछ तो राजनीति तय करेगी, तो फिर वो राजनीति जो है बेकार कैसे हो सकती है। उसमें अच्छे लोग अगर भागीदार नहीं करेंगे, अच्छे घरों के लोग पार्टिसिपेट नहीं कि नहीं भैया मैं इस राजनीतिक पचड़े से नहीं पढ़ना। क्यों नहीं पढ़ना भैया पचड़े से? तभी तो राजनीति खराब हो रही है। अभी कह रहे हैं इन सब चीज़ों पे गौर अगर कांग्रेस करती है तो कहीं ना कहीं वो रिवाइव कर जाएगी 2027 चुनावों के लिए। हाँ बिल्कुल जी। क्रिकेट मैच तो आप देखते ही होंगे, अब ये मत कहिएगा मत नहीं देखते। क्रिकेट को तो एक दूसरा धर्म भी कहा जाता है। जब कभी मैच होता है क्रिकेट का तो सबकी नज़रें क्रिकेट मैच पे ही लग जाती है। और वो दौर तो याद होगा जब 96 का एक वर्ल्ड कप हुआ था। 1996 का वर्ल्ड कप इसलिए भी याद रखा जाता है कि श्रीलंका ने वो वर्ल्ड कप जीता, और श्रीलंका ने जीता साथ में एक समीकरण बदल दिए। पहले एक सामने वाली टीम जो थी वो 250 रन का टारगेट सेट करती थी, और दूसरी टीम जैसे तैसे उसको अचीव करती थी, और 250 रन का जो टारगेट था वो भी एक बहुत बड़ा टारगेट माना जाता था क्रिकेट में। श्रीलंका टीम जब आई, शरद जयसूर्या की एंट्री हुई, अरविंदा डिसिल्वा की एंट्री हुई, तो समीकरण बदल गए। शुरू के 10 ओवर में टारगेट रखा गया 100 पार, यानी 100+ रन 10 ओवर के अंदर 100+ रन होने ही चाहिए, ताकि 300 रन का जो टारगेट है वो सामने टीम को दिया जा सके। हरक सिंह रावत जी जो अपनी बेबाक राजनीति के लिए जाने जाते हैं और आक्रामक राजनीति के लिए ही जाने जाते हैं, यही कारण रहा है कि 6 बार के विधायक भी रहे और तमाम सरकारों में मंत्री भी रहे, कैबिनेट मंत्री भी रहे। कांग्रेस को रिवाइव करना है तो सिंपल सा मूल मंत्र है, तमाम मुद्दे हैं उत्तराखंड के अंदर, चाहे प्रेमचंद अग्रवाल प्रकरण हो, चाहे रितु खंडूरी भूषण का रवैया हो, चाहे भू कानून हो, चाहे यूसीसी हो, तमाम मुद्दे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि विपक्ष शायद इनको इनकैश कर भी रहा है, तो शायद जनता तक वो अपनी बात नहीं पहुंचा पा रहा है। तो ये 96 का वर्ल्ड कप का जो एग्जांपल हमने दिया, यही कहना है हरक सिंह रावत जी का भी कि कांग्रेस को डिफेंसिव
डिफेंसिव पॉलिटिक्स छोड़कर एग्रेसिव पॉलिटिक्स अपनानी होगी, आक्रामक रवैया अपनाना होगा। जो बचाव वाला, जो डिफेंसिव वाला अप्रोच है, उससे लगातार चोटिल ही हो रही है कांग्रेस। अगर कांग्रेस को उभरना है, 2027 की तैयारी अच्छे से करनी है और 2027 जीतना है, तो कम से कम जनता के बीच में यही मैसेज ले जाना पड़ेगा कि उत्तराखंड के सुल्तान, जैसे क्रिकेट का सुल्तान कहा जाता है, मुल्तान का सुल्तान वीरेंद्र सहवाग को कहा जाता है, वैसे ही वीरेंद्र सहवाग माफिक बल्लेबाजी करनी होगी राजनीति की पिच में। अब देखते हैं कांग्रेस हरक सिंह रावत के अनुभव का कितना लाभ उठाती है। मैं भारत न्यूज़ लाइव के लिए कैमरा पर्सन शिववर्धन सिंह के साथ अजय नौटियाल। भारत न्यूज़ लाइव से जुड़ने के लिए इसे लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएं।